केमिस्ट्री की पूरी किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले क्या देखेंगे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है जब देखेंगे, कैसे प्राप्त करोगे देखेंगे, नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर नेम रिएक्शन। अगर आपने इसमें इसको तैयार कर लिया तो आपके कम से कम 50 नंबर का इसमें से फंस जाएगा 100%। इतना अगर आपने तैयार कर लिया, ध्यान रखना। ठीक है, फंस तो ज़्यादा सकता है लेकिन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या पता पूरा फंस जाए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, नेम रिएक्शन। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिपरासरण यहाँ पर 100% अब की इस बार पूछा जाएगा। देख लीजिए, प्रतिपरासरण। ठीक है, क्वेश्चन हमने बहुत लिए हैं, सब आंसर से लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट कर। देखिए, प्रतिपरासरण, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं, जो परासरण दाब लगाते हैं उसे अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जो विलायक के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करने होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है। जो क्रिया होती है परासरण की क्या होती है, विपरीत, इसीलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं। कोई कठिन परिभाषा है बताइए हमें। देखिए क्या हो, सिंपल भाषा समझिए। कोई अधिक परासरण दाब से अधिक परासरण दाब जो होता है उसे अधिक दाब पर विलयन पर लगाते हैं। क्या परासरण दाब से अधिक दाब जो लगाते हैं विलयन पर लगाते हैं, तो क्या होता है, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, बहने लगते हैं। ये क्रिया क्या होती है, परासरण के विपरीत होती है, जस्ट उल्टी, विपरीत मतलब अपोजिट होती है। ये लिखा हुआ है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगा, जो परासरण दाब लगाते हैं, ठीक है, अधिक जब देखिए समझिए सिंपल भाषा में, यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन पर लगाते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में परासरण दाब लगाते हैं उससे अधिक विलयन पर लगाते हैं दाब, लिखा हुआ है। जब ये सिंपल भाषा में आपने परासरण दाब लगाया यहाँ पर 5 ATM का, तो इसमें अधिक लगाएंगे, 10 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन लगाते हैं, परासरण दाब लगाते हैं उससे अधिक दाब क्या लगाते हैं, विलयन पर लगाते हैं, तो क्या होता है, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं। लिख लीजिए, एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखते रहना, जैसे कि एग्जाम टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़कर जाएं तभी तो आएंगे नंबर, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, इन जब जितने हम दे रहे हैं कंटेंट, इतना दे रहे हैं, कम से कम बहुत कुछ दे रहे हैं आपको, इन सबको कॉपी में नोट डाउन कर ले, एकदम इंपॉर्टेंट सिंपल भाषा में सब देंगे। कोई आपको मॉडल उठाकर देखना कितनी कठिन लैंग्वेज लिखी, आपको सिंपल भाषा में एक ही बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहिए आपको नंबर 70 में 70 तो हमारे साथ रहना, आपको इतने अच्छे से देंगे, लिख कर आप कह नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, नोट कर लीजिए सबको। अब देखिए, परासरण दाब, इन दो में से एक परिभाषा आएगी, परासरण प्रतिपरासरण या परासरण दाब की परिभाषा आ जाए। बहुत सिंपल है बात। तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है? वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। कितना सिंपल है। क्या बोलेंगे आपसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, परासरण दाब की परिभाषा क्या बताएंगे, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए, क्या हो, विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन मतलब जो विलय से ज़्यादा थोड़ा उसे, और विलायक से ज़्यादा हो, जो विलायक से ज़्यादा हो क्या होता है, विलायक कहते हैं। विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहलाते हैं। ठीक है, परासरण दाब कहते हैं, कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिए इसको, परिभाषा भी यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, अब राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगा। राउल्ट का नियम लिखिए, सीमाएं भी लिखिए। क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित आगमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या होता है हमारे पास, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित आगमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? किसी विलयन का क्या बोलेंगे हम, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित आगमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बस। और जहाँ P0 क्या हमारे पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% नियम फंसेगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, लिख लीजिए, इसकी सीमाएं लिख लीजिए यहाँ पर। यह तरल विलयन पर लागू होता है। नंबर 2, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करें। ठीक है, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, हमारी परिभाषा लिखने के, जो जिसे हम आयनों में तोड़ सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लें, NaCl, HCl, KBr, KCl, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए कोललाउस का नियम लिखिए यहाँ पर। क्या लिखिए, कोललाउस का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार अनंत अणुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आनी चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इस नियम के अनुसार अनंत अणुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आनी चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप अनुप्रयोग मत लिखना, यहाँ पर अनुप्रयोग ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको शॉर्ट फॉर्म में कोललाउस का नियम हमने देखा, थर्ड में चेक किया है। ठीक है, कोललाउस का नियम ही आप लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या, अनंत अणुता पर क्या है, अनंत अणुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आनी चालकता के योग के बराबर होती है, कोललाउस का नियम कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको लिखते रहना कॉपी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे हम।
अब देखिए चालकता मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं। लिख लीजिए, इसका मात्रा क्या था? ओमनिवस या मोनिवस होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर सेल नेतांक, यहाँ पर देख लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल नेतांक। क्या होता है? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात उसे सेल नेतांक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो समांतर इलेक्ट्रोडों की क्या होगी? बीच की दूरी होगी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। सेल नेतांक का फॉर्मूला ये लपान है, जहाँ मात्रा क्या हुआ? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में दिया है मान तो सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, अगर मीटर में दिया तो मीटर इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके एलपान ए होता है। लिख लीजिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए परिभाषा आपको इससे ये क्या होता है? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, तो ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का रेशियो, इनके अनुपात को हम कहते हैं सेल नेतांक कहते हैं। बस परिभाषा लिख लीजिए। अब इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द्विकलम्ब और संकुल यौगिक में अंतर। ठीक है, संकुल यौगिक में लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? देखिए पहले लिखिए, द्विकलम्बों में सामान्यता है दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं? समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसको लिख लीजिए सरल, यानी कि सरल लवण संकुल यौगिक बनाते हैं, समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं। क्या हो भी सकते हैं? इसको लिख लीजिए, केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? द्विकलम्ब केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। इसको लिए क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं, क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा लीजिए, ये आयनिक यौगिक होते हैं। लगातार आया है 2022 और 23 में, ध्यान रखना, पहले भी आ चुका, अगर तैयार जरूर कर लेना, लिख लेना। ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर परिभाषा इसकी। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन देखेंगे आपके हो जाएंगे, अभी रुक जाइए। अब देखिए, मेथिलएमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों? समझाइए। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, इस पर एक नाइट्रोजन, इस पर क्या होता है? आई प्रभाव लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास? मेथिलएमीन है, ए अमोनिया, इस पर भी नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक क्या होता है हमारे पास? बताइए, लोन पेयर होता है, इस पर क्या होता है? यहाँ पर आई प्रभाव लगता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे मेथिलएमीन, क्या है हमारे पास? मेथिलएमीन का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेथिलएमीन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेथिलएमीन एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये एल्किल समूह है, इसके कारण क्या हो जाता है हमारे पास? आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है। जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? परिपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया से अधिक शीघ्रता से क्या हो जाते हैं हमारे पास? बताइए, यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मेथिलएमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लिख लेना। ठीक है, लिख लेंगे, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, मेथिलएमीन एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है और नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेथिलएमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय होता है। ठीक है, इसके लिए लिख लीजिए परिभाषा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए लिख लीजिए, उसको ऊपर बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाएगा। रुक जाइए, इसको अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा? देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है? समय इनवर्स होता है। अगर दिया वैल्यू दी है सेकंड इनवर्स में तो सेकंड इनवर्स लिख देंगे, और मिनट में दी गई तो मिनट में, घंटे इनवर्स दी में तो घंटे इनवर्स लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ भी दिया जाए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 log A/A-। अगर इसको याद कर लेंगे इन सबको तो आपका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होता है? T बराबर क्या होता है? 0.693/K होता है। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ हम बता रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल भी होंगे इससे। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, अर्धायुकाल अभिकारों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जो अर्धायुकाल होता है अभिकारों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता क्यों लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, इसलिए अर्धायुकाल होता है जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए सबको। ठीक है, फिर देखिए इस क्वेश्चन को, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है? लिख लीजिए यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में भिन्न होता है। क्या होता है? सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है? भिन्न होता है। 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, होता है, तब उस द्रव्यमान को क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर लिख लीजिए इसको,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैंडियम जड़वार 21 एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। नहीं क्यों बताइए यहाँ पर, क्योंकि स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक यानी कि अपूर्ण डी कक्षक 3D1 होता है, यानी कि डी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इसमें 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं और इसमें डी में 10 आ सकते हैं। ठीक है, एफ में 14 आ सकते हैं, आपको मालूम होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बने हैं अपूर्ण है इसलिए अपूर्ण कहते हैं, अपूर्ण होता है इसलिए यह संक्रमण तत्व है। ठीक है, जब जिंक के पास पूरा भरा डी कक्षक 3D10 होता है, इसमें देखिए 10 में डी में क्या होते हैं 10 होते हैं, इसलिए यह संकर्ण तत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर पूर्ण भरा होगा तो संकर्ण तत्व नहीं होगा डी कक्षक, अगर नहीं भरा होगा तो वह संकर्ण तत्व होगा। सिंपल भाषा में समझिए, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब आ चुके हैं पेपर में, सब इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको भी। अब इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहाँ पर ये भी आया हुआ है। संकर्ण धातु तो उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, क्यों है। देखिए संकर्ण तत्व और आयन, संकर्ण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रचलित होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय गुण होते रखते हैं। ठीक है, किसके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ध्यान रखना। आपसे पूछे इनकी अनुचुंबकीय गुण क्यों होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, फिर देखिए संकर्ण धातुएं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों। देखिए संक्रमण धातुओं में En-1 × D कक्षक अपूर्ण से रूप से भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुग्मता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्ती संयुग्मता प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है एवं रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकती हैं। यही कारण है कि संकर्ण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। क्या यही कारण होता है, संकर्ण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। यहाँ पर लिख लीजिए क्या होता है, संकर्ण धातु में N-1 × D कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण, ठीक है, भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुग्मता प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है एवं ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि संकर्ण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखिए। फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम लिखिए। देखिए प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है, विलयन में आवेश के समानुपाती होती है। द्वितीय नियम लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या होते हैं, समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है आवेश के समानुपाती होती है। जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं क्या दें, चूंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला IT, यहाँ पर क्यू के ऊपर IT लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा यहाँ पर। Z क्या आ जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। द्वितीय नियम लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होता है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, W जहाँ समानुपाती होगा क्या होगा, E तुल्यांकी भारों के। जब W1/WT इसको समानुपाती इसको लिख सकते हैं, E1/E2 लिख सकते हैं यहाँ पर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। जहाँ W बराबर क्या होता है, ZIT होता है, तो यहाँ पर ZIT, यहाँ पर Z1IT हो जाए, Z2IT, I से I कैंसिल होगा, T से T, E1/E2, तो Z1/Z2 बराबर E1/E2 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको भी, क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, अगर नहीं तैयार किया आप बहुत पछताएंगे बाद में। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। और लिख लीजिए 2 क्वेश्चन, क्रिया के कोण और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना, लगातार आ रहा है। क्रिया की आणविकता, क्रिया की कोटि इधर डालेंगे आप। देखिए लिखेंगे, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, ए शून्य हो सकती है यहाँ पर। क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर करती है, सॉरी क्या करती है, क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्रिया की कोटि अभिकारक के क्षमता को बताती है। ठीक है, यह भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, या उपयोगों द्वारा निर्धारित या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। क्या लिखेंगे, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं होती है, शून्य हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया की कोटि अभिकारक की क्षमता को बताती है। यह भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। एक और क्वेश्चन बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, 1-2 बस, फिर वो लिखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमें लग रहा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर अभी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए H2Cl2 यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर गैस होती है, इसकी कोट नहीं निकाल सकते हैं, इसकी कोट नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जब इसको गर्म करते हैं 2HCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक और लिख लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा यहाँ पर। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के क्वेश्चन। आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। देखिए क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोट तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आणविकता किस टाइप से निकालते हैं। देखिए इसकी एक होगी, इसके आगे एक अणु होगा, इसके आगे तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा कोट किस टाइप से निकालते हैं, जिस जो लिक्विड में होता है, गैस में होता है, उसकी कोट नहीं बताते हैं। H2 क्या होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, गैस में होता है, समझ लीजिए, लिक्विड में होता है कि नहीं होता है पानी, तो इसकी कोट क्या होगी, 0, उसकी 0 ले लेते हैं, तो इसकी क्या आगे कोट 1 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यही होती है। देखिए अभिक्रिया की कोट तो 1 हो, देखिए कोट तो 1 हो पर आणविकता 1 ना हो, आणविकता 2 है 1 नहीं है, तब इसी अभिक्रिया को कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे हम, क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए
इस मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए Zn से हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर Zn से हो रहा है Zn2+ हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ऐसे बराबर कर दीजिए। Zn से क्या हो जाएगा, यहाँ पर Zn यहाँ पर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया, 2+ Lt लिखे यहाँ पर। देखिए 2 में से 2+ का 2 घट जाएगा तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 बचेगा। यही हमें निकालना हो तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन तो n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है यहाँ पर। देखिए हमें दिया है किसी सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया, 1.1। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे लिखते हैं, देखिए ई नोट से लिखते हैं। ई नोट का मान कितना दिया है, 1.1 दिया है, वोल्ट दिया है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक और एक अभी फ्राइडे नेतांक याद कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए फ्राइडे नेतांक क्या होता है, 96,500 होता है, 96,500 होता है यहाँ पर। ठीक है, नेतांक होता है 96,500। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी बराबर यहाँ पर, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का एन एफ ई होता है। क्या होता है, माइनस का एन एफ ई होता है कि नहीं, चाहे जीरो लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एन एफ ई होता है यहाँ पर। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। एन का मान कितना है, हमने निकाला 2, 2 माइनस का लगा है, मल्टीप्लाई एफ का मान क्या है, 96,500, 96,500 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया मल्टीप्लाई ई का मान कितना है, ई का मान बताइए 1.1 है, 1.1 लिखा है यहाँ पर। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में। ठीक है, बाद में चाहे किलो में भी बदल लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, पहले आएगा जूल प्रति मोल में आ जाएगा, फिर उसको किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, किलो में कन्वर्ट कर लेना, आपका किलो भी आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किलो आप किलो में कन्वर्ट करना जानते हो, क्लास 12 में आप पढ़ने कैसे किस टाइप से किलो में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, जूल प्रति किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, अभी बहुत कुछ बताया इसलिए कैलकुलेशन निकलना, इसी में सब टाइम निकल जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है, जल के मोलल अवनमन स्थान की गणना कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, विलेय होता है, जल क्या होता है, विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है विलेय होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक होता है। ठीक, ग्लूकोज का भार कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल डब्लू कौन कितना दिया, 2.25 ग्राम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया, अणुभार कितना दिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या होता है विलेय का अणुभार कितना दिया, 180 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया 25 ग्राम जल को, कैपिटल डब्लू कौन कितना दिया, कैपिटल डब्लू कौन दे दिया है 25 ग्राम। 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है। हिमांक में मतलब डेल्टा टी एफ का मान दे दिया यहाँ पर, डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया, 4.93 सेंटीग्रेड दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कमी होती है। देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, जब भी यहाँ पर इसका इस टाइप से क्वेश्चन है, हिमांक के मान क्वथनांक में उन्हें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में बोला जाए तो इसको केल्विन में मत कतई गड़बड़ कन्वर्ट करना। ठीक है, केल्विन में मत करना, नहीं तो सब जीरो क्वेश्चन कर दिया जाएगा, आपका 1 नंबर में नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक मात्रक दिया जाए उसी में करना, सेंटीग्रेड में दिया जाए तो सेंटीग्रेड में ना, केल्विन में मत कन्वर्ट करना। ठीक है, ध्यान रखना, दिमाग में ठोक लीजिए ये बात। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर, कमी होती है, जल के मोलन अवनमन स्थान की गणना कीजिए। मोलन अवनमन स्थान मतलब के एफ का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, के एफ का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, बस डायरेक्टली फार्मूला होता है इसके लिए। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए के एफ, ये डायरेक्टली लिखिए, के एफ बराबर होता है फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यम गुणा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई क्या होता है, कैपिटल डब्लू होता है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास, डिवाइड बाई क्या होता है, 1000 गुणा क्या होता है हमारे पास, स्मॉल डब्लू होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए के एफ बराबर क्या, एम का मान कितना दिया यहाँ, यानी कि 180 दिया यहाँ पर, 180 लिख लिया यहाँ पर। डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.93 दे दिया यहाँ पर, 0.93। ठीक है, कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया, 2.25 दे दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1000 लिखा यहाँ पर लिखा। ठीक है, और क्या दिया, स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया, 2 लेकिन कैपिटल डब्लू, हाँ कैपिटल डब्लू कौन यहाँ पर 25 लिखे, यहाँ पर इसको हटाइए, एक कैपिटल डब्लू पर है, स्मॉल डब्लू को वैल्यू हमने पुट कर दी। देखिए वैल्यू आपको ध्यान कुछ नहीं क्या है, एम का मान रखा है 180, बस वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा टी एफ का कितना इतना है, अब कैपिटल डब्लू कौन जो कितना है हमारे पास 25 है तो 25 लिखिए यहाँ पर। स्मॉल डब्लू कौन 2.25 है, स्मॉल डब्लू कौन 2.25, जल्दबाजी मत करना आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से इसको काटिए, 25 पंचे 100 कितना होता है, 25 पंचे 125, 25 छक्का 1.5, 25 नेमा कितना होता है, 225 होता है, 225, हाँ 25 नेमा 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट रहा नहीं कट रहा है कुछ, देखिए के एफ
KF बराबर क्या, 93 दूना कितना होता है, 93 दूना कितना होता है बताइए, 186, 186 होता है, 186 बट्टे क्या लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ है, तो इसको भाग कर दीजिए 100 से, क्या हो जाएगा, KF बराबर हो जाएगा 1.86 हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, सेंटीग्रेड केल्विन किलो मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया आंसर। इतना सिंपल सवाल आया था यहाँ पर पेपर में। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको ये 2022 में पूछा गया, ध्यान रखना, 18 में पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी एक क्रिया में 400 केल्विन 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतने इतने दिए, संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि T1 का मान कितना दिया, पहला T1 का मान कितना दिया यहाँ पर 400 दे दिया, T2 का मान कितना दिया यहाँ पर 600 दे दिया। यहाँ पर केल्विन मतलब कि टेम्परेचर दिया हुआ एक प्रकार का, पर वेग स्थिरांक क्रमशः कितने हैं, यानी कि वेग स्थिरांक कैसे यहाँ पर लिखेंगे, K1 का मान कितना दिया यहाँ पर 0.02, K1 का मान कितना बताइए यहाँ पर, K1 का मान हमारे पास है K1 का मान कितना है 0.02 है यहाँ पर। K2 का मान कितना हमारे पास, K2 0.88 है यहाँ पर। लिख लेना मात्रक समय सेकंड इनवर्स होता है, क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, मात्रक लगा लेना सेकंड इनवर्स, यहाँ पर भी सेकंड इनवर्स लिख लीजिए, सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर कामा लगा दीजिए। K1 का मान दे दिया, K2 का मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर K1 का मान है, K2 का मान, संकीर्ण ऊर्जा की यानी एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA का मान ज्ञात कीजिए। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंग्लिश में। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, log K2 बट्टे क्या होता है हमारे पास K1 होता है, बराबर क्या होता है हमारे पास EA बट्टे क्या होता है हमारे पास 2.303 इंटू R क्या होता है T2 माइनस का T1 बट्टे होता है T1 इंटू T2 होता है। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। log K2 का मान कितना दिया 0.8, K1 का मान कितना दिया है, K1 का मान कितना 0.8 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 0.02 दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर 0.02। रुक जाइए, इस क्वेश्चन में 0 पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन दिया था 0.08 है यहाँ पर, आंसर से हमने लिया था यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना था 0.08 है यहाँ पर क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर 0.08। ठीक है, 0.08 यहाँ पर 0.08 बटे फिर क्या हमारे पास 0.02 है यहाँ पर। ठीक है, बराबर चिन्ह लगाए EA अपान 2.303, आर का मान बाद में पुट कर देंगे। T2 का मान कितना हमारे पास 600 है, 600 लिख लिया यहाँ पर, 600 लिख लिया, माइनस का T1 का मान कितना है 400 है, 400 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बटे T1 इंटू T2, T1 इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 600 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 2 के बाद यहाँ पर 1 2 के बाद यहाँ पर 1 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास log 8/2 बचा यहाँ पर, बराबर EA बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303। अब देखिए 600 में से 400 घटाइए, कितना बचेगा 200 ही बचेगा। ठीक है, बटे क्या यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 400 यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा यहाँ पर, log 4। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर EA बटे R भी है, EA बटे 2.303 इंटू R मल्टीप्लाई 2 से काटिए, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 तो क्या बचेगा 1/4 यानी कि 1200 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/1200। log 4 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया 0.60 दिया गया यहाँ पर, क्या दिया 0.60, पुट कर दीजिए यहाँ पर 0.60 बराबर EA बटे इसका 2.303 मल्टीप्लाई R का मान देखिए कितना हमारे पास है 8.314। ठीक है, 8 पॉइंट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या है 1/1200 है यहाँ पर। ठीक है, 1/1200, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ध्यान पूर्वक कर लेना। देखिए इसकी सबकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.303 गुणा 8.314 बराबर। ठीक है, देखिए हाँ 1200 की मल्टीप्लाई 1200 बराबर क्या आ जाएगा ये, इसकी आपकी सबकी गुणा कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसकी सबकी क्या करेंगे आप गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करना यहाँ पर। ठीक है, क्या करना जूल प्रति मोल में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, चाहे बाद में किलो में कन्वर्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जूल प्रति मोल में आएगा यहाँ पर, आप इसको किलो में कन्वर्ट कर लेना, किलो में आप जानते हैं यहाँ पर जूल प्रति मोल में रहने देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जूल प्रति मोल में। ठीक है, जूल प्रति मोल में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, ये क्या होगा, किलो में ही बाद में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल कितना दिया, 60 मिनट। अर्ध आयुकाल यानी कि T1/2 का कितना दिया, 60 मिनट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाए, कितने समय बताना है यहाँ पर। ठीक है, हमें T½ का मान दे दिया यहाँ पर। किसका मान दे दिया है, T½ का मान दे दिया। देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, जब परसेंटेज में दिए जाए तो क्या होता है बताइए। यहाँ पर ए का मान क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 20 बार, आपको बहुत बार बताया 100 ले लेते हैं यहाँ पर। और यही क्या होता है, x होता है। x बराबर कितना दिया, 90। तो यहाँ पर a माइनस का x निकाल लीजिए। a माइनस x बराबर क्या हो जाए, a का मान कितना दिया, 100, x का मान कितना है, 90 है। 90 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। 100 में से 90 घटाना कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर। तो एक फार्मूला हमारे पास अर्ध आयुकाल का फार्मूला, बेगिस्टान का फार्मूला क्या होता है, k बराबर होता है 0.693 बटे क्या होता है, T½ होता है, T1/2। तो क्या हो जाएगा 0.693 बटे T1/2। T1/2 का मान कितना दिया है, 60 दे दिया यहाँ पर। कितना दे दिया यहाँ पर, 60 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 60 ही तो है यहाँ पर, देख लीजिए 60 ही है यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए यहाँ पर, 2 से काट दीजिए यहाँ पर, 2 से काट दीजिए यहाँ पर, या 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 20 हो जाएगा यहाँ पर। इसको काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 0.231 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.231। तो के बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.231 बटे क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। पॉइंट हटाइए, 1 2 3 0 हो जाएंगे यहाँ पर, 1 1 2 3 0 यहाँ पर आ गए यहाँ पर। ठीक है, कितने आ गए हमारे पास, 3 0 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 231 बट्टे क्या ले सकते हैं, 2, और 4 जीरो इसको ऊपर भेजिए, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं, के बराबर हो यहाँ पर। देखिए इसको भाग कीजिए, देखिए 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। चाहे पॉइंट 1 इधर ले आइए, के बराबर क्या आ जाएगा, 115.5 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस में आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिनट इनवर्स में। अब देखिए प्रथम कोटि के लिए फार्मूला लगा यहाँ पर। प्रथम कोटि के लिए बेगिस्टान का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हमारे पास। हमें कितने समय में, यानी कि टी का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2.303 बटे टी होता है, log ए बटे a माइनस का x होता है। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है बस। वही पुट कीजिए, तो यहाँ पर टी को ऊपर ले आइए, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 के नीचे आएगा यहाँ पर। के का मान कितना दिया, 115.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, log ए बटे ए का मान कितना है यहाँ पर, 100 है यहाँ पर, 100 लिख लिया यहाँ पर, 100 बटे ए माइनस एक्स का मान कितना है, 10 है। ऊपर देख लेना, 10 से काट दिया 100, 10 10 100। तो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.303 बटे 115.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एच डी लिखा। log 10 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो log 10 का मान जरा बताना कितना होता है हमें, log 10 का मान बताइए हमें कितना होता है, log 10 का मान। देखिए अभी बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए टी बराबर यहाँ पर 2.303, 10 की पावर 3 ऊपर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या बचा, 115.5 बचा। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, 1 ही होता है। अब देखिए टी, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। टी बराबर यहाँ पर 2 देखिए पॉइंट हटाइए यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 0 3 आ जाएगा, 115.5। इसको आपको भाग कर देना, वही आपका समय आ जाएगा। मिनट में दिया है तो मिनट में आ जाएगा, मिनट क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास होगा यहाँ पर। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, रुक जाइए, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम, रुक जाइए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमारे पास हो गए। अब क्या होता है जब देखेंगे, देखिए इनको तैयार करें ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें बहुत टाइम लगा इनको ढूंढने में, बहुत बार आ चुके हैं, ध्यान रखना है, फंसेंगे जरूर रिएक्शन। एथिल अल्कोहल को अधिकांश को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जरा फार्मूला हमें बताना कितना होता है। देखिए क्या होता है हमारे पास, C2, इसको ऊपर बढ़ा के लिखिए यहाँ पर, C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल का क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, अधिकांश सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, तो H2SO4 को HSO4 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं, H, लेकिन हाँ H2SO4, HSO4 और H इधर एक और लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत, हम किसी प्रकार ले सकते हैं रिएक्शन तोड़ को, जिससे कि आपको समझाना है हमें। देखिए यहाँ से OH निकल जाएगा, H निकल जाएगा, OH H मिलकर क्या निकलता है, H2O बनता है। तो बचेगा क्या हमारे पास, C2H5HSO4, क्या बचेगा, C2H5, ये चाहे पहले ले लिए, HSO4 बचेगा यहाँ पर। अब H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, H2O निकल जाएगा यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए। और क्रिया किस पर होती है, 100 से 110 सेंटीग्रेड, 100% बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% आने वाली, ठीक है, 110 पर होती है। फिर किस में होती है हमारे पास, 140 सेंटीग्रेड होती है, इसको इधर ले आइए। फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं, ठीक है, C2H5 यहाँ पर HSO4, फिर हम इनकी एथिल अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं। एथिल अल्कोहल को इस टाइप से लिख सकते हैं, HOC2H5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये क्रिया होगी हमारे पास 140 सेंटीग्रेड पर। अब देखिए यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यह C2H5O यानी डाई एथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O। यहाँ से क्या निकल गया, H2SO4 निकल गया, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, चाहे आप आगे लिख देना यहाँ पर। इतनी सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से H2O निकल जाएगा, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से ये निकल जाएगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर लेना इसको। फिर देखिए डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, PCl5 के साथ, डबल वाले के यहाँ पर PCl5 के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डाई एथिल ईथर को। वेरी सिंपल रिएक्शन है। तो डाई एथिल ईथर का भाई फार्मूला देखिए है C2H5, ठीक है, बहुत बार आ चुकी PCl5 के साथ। हमने एक बात आपको बताई थी, ठीक है, क्या बताइए, जब भी PCl5 से क्रिया होती है POCl3 जरूर बनता है, बनता कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था। तो देखिए POCl3 तो बना ही दीजिए, आंखें मीच कर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 Cl चले गए, एक O चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचे, 2 Cl बचे, यहाँ पर 2 बचे Cl और 2 C2H5, एक 2 C2H5, तो लिख सकते हैं 2C2H5Cl लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। एथिल क्लोराइड इसका नाम है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए एसीटोन को आयोडीन तथा NH के साथ गर्म करते हैं। एसीटोन को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। एसीटोन को किसको साथ गर्म करते हैं, एसीटोन को आयोडीन तथा NH के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए एसीटोन का फार्मूला बताइए क्या होता है हमारे पास, क्या होता है CH3OCH3 होता है। ये क्या होता है हमारे पास, हाँ यही एसीटोन होता है फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, एसीटोन, यही तो फार्मूला होता है एसीटोन का। CH3CO होता है यहाँ पर, ईथर हो जाएगा, ठीक है, मेथिल ईथर, CH3CO CH3 ये फार्मूला होता है एसीटोन का। फिर क्या यहाँ पर बोला गया, आयोडीन मतलब कि I2 ले लेंगे यहाँ पर, I2NaOH ले लेंगे यहाँ पर, NaOH। देखिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ध्यान रखना है रिएक्शन को, यहाँ पर 4 लगा देते हैं संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोडोफॉर्म बन जाता है, CHI3 बन जाता है यहाँ पर, प्लस का क्या बन जाता है, 3NaI बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का क्या बन जाता है यहाँ पर, CH3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, CH3COO यहाँ सोडियम एसीटेट बन जाता है। और क्या बन जाता है यहाँ पर, 3 है तो 3H2O निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसीटोन की HCN के साथ अभिक्रिया होती है, किसकी होती है, एसीटोन की HCN के साथ अभिक्रिया होती है, करा दीजिए। एसीटोन को की स्ट्रक्चर बनाकर लिखें जिससे कि आपको याद रहे रिएक्शन। CH3 इधर लिख लीजिए, यहाँ पर CH3 इधर लिख लीजिए। हमने बताया था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, HCN है यहाँ पर, HCN, हाँ सही है, HCN यहाँ पर, HCN। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए इसको यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर 2 लगे, इसको तोड़ दीजिए, एक CH3 इधर लगा दीजिए, यहाँ पर वो तो लगा ही है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और एक बॉन्ड 2 बॉन्ड में तोड़ दीजिए, कार्बन की समझा चुके हम जानते हैं 4 होती है, 1 2 3 4 हो गई। अब हमेशा ध्यान O और H एक साथ हमेशा रहते हैं ज़्यादातर, मोस्टली OH और CN बचा, यहाँ पर क्या बचा, CN बचा, CN इधर लिख दिया यहाँ पर। एक किससे बना हमारे पास, एसीटोन से, इसका नाम था हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसका नाम एसीटोन साइनोहाइड्रीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रीन लिख लेना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म आसवन कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुकी रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिनाल का फार्मूला जरा बताना कितना होता है। देखिए चाहे रिंग में लिख लीजिए, चाहे इसमें रिंग में ना लिखिए, फार्मूला लिखिए C6H5OH लिख लीजिए। जिंक चूर्ण, जिंक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर बताइए, जिंक जडियन होता है, ठीक है। आसवन तो क्या बनता है, हमेशा ध्यान रखना, क्या बनता है, बेंजीन बनती है, C6H5 ये C6H6 क्या बनती है, बेंजीन बनती है। प्लस का क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है, ZnO बन जाता है, H इसमें जुड़ जाता है, C6H6 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो, बेंजीन। अब कैसे प्राप्त करो, इसी से कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से बेंजीन, बहुत बार आ चुकी रिएक्शन, तो आप जिंक की क्रिया करा दें तो बेंजीन बन जाएगी आपकी, ठीक है। फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% छपी रिएक्शन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या फॉर्मेल्डिहाइड से 100% छपी अगर यूरोट्रोपिन बनती है, क्या बनती है, यूरोट्रोपिन बनती है, ध्यान रखना। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होती है, HCHO फार्मूला होता है यहाँ पर, रट लेना आपका, NH3 होता है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ईरोट्रोपिन। ठीक है, क्या बनती है यहाँ पर ईरोट्रोपिन बनती है। देखिए ईरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है CH2C6 होता है, N4 होता है, क्या होता है CH2C6N4 प्लस का क्या होता है हमारे पास, और यहाँ पर 6H2O निकल जाता है 6H2। इसका नाम क्या है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन है इसका नाम, क्या है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन सही है यूरोट्रोपिन। ठीक है, हो गया यहाँ पर काम यूरोट्रोपिन। फिर देखिए एस्टल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है। एस्टल्डिहाइड पर यहाँ पर इनको कतई रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगे इनको ढूंढने में, ध्यान रखना कौन सी कितने बार आई है, इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, इसको अच्छे से कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देख रहे हैं बहुत मेहनत लगी इनको। ठीक है, एस्टल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा की क्रिया होती है। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर में, वैसे फॉर्मूला हमारे पास एस्टल्डिहाइड का क्या होता है CH3CHO होता है फॉर्मूला एस्टल्डिहाइड का, लेकिन इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे जैसे कि हमको सिंपल हो जाए। आपकी दो यहाँ पर अणु ले लीजिए। देखिए CH3, देखिए इसको ले सकते हैं CH3, एक इधर लगा दीजिए, CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक H इधर लगा दीजिए। ठीक है, CH3 लगा दिया, एक H, तो क्या बचा CO। तो हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन की क्या होता है डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, और एक CH एक इस टाइप से एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, दो अणु ले लीजिए। ठीक है, एक H यहाँ पर ले लिया इस टाइप से CH2, एक H यहाँ से निकाल लिया, क्या बचा CH2CHO बचा, CH2CHO बचा यहाँ पर। ठीक है, कास्टिक सोडा मान लीजिए तनु कास्टिक सोडा, यहाँ पर तनु कास्टिक सोडा NaOH, आप KOH भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाई, तोड़ दीजिए, पीछे क्या था यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए CH3 इधर लगा दिया, यहाँ पर H तो लगा ही है यहाँ पर। ठीक है, अगर एल्डोल, अगर कोई लिखे एग्जाम में लिखा हो एल्डोल बनाने की एक विधि लिखी, तो यही आपको लिखनी है। क्वेश्चन आ चुका है दूसरे प्रकार का, अगर उसमें क्वेश्चन में कहेगा एल्डोल बनाने की एक विधि लिखे, तो आप यही रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पर, एल्डोल बनाने की विधि भी होती है। ठीक है, H, अब देखिए बॉन्ड हमने बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ रहते हैं, तो इसके साथ एक रख दीजिए हाइड्रोजन। अब बचा क्या हमारे पास CH2CHO बचा, तो यहाँ पर CH2CHO लिख दिया यहाँ पर। एक क्या हमारे पास बन गया एल्डोल बन गया CH2CHO, यहाँ पर एल्डोल लिख लेना एल्डोल। अगर एल्डोल बनाने की विधि है तो आपको यही लिखनी है। ठीक है, फिर देखिए एथिल अमीन की एस्टिल क्लोराइड से क्रिया होती है। किसकी होती है, एथिल अमीन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथिल अमीन की एस्टिल क्लोराइड से क्रिया होती है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए एथिल अमीन की, इसको काट दिए। एथिल अमीन का फॉर्मूला जरा बताना कितना, क्या होता है C2H5 होता है। क्या होता है NH2 वैसे होता है, लेकिन NH2 इसको तोड़ेंगे इस टाइप से लिखेंगे जैसे कि आपको रटने कोई रिएक्शन नहीं है हमसे अगर पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, C2H5NH यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड का जरा फॉर्मूला बताना क्या होता है, CH3 क्या होता है यहाँ पर। वैसे फॉर्मूला हमारे पास एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है CH3COCl होता है वैसे फॉर्मूला, लेकिन हम और तरीके से लिखेंगे जैसे कि आपको याद ना करनी पड़े रिएक्शन। देखिए Cl है यहाँ पर, Cl को हमने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। CH3 लिख दिया, CO लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि नहीं। देखिए यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, क्या बचा हमारे पास C2H5NH, क्या बचा C2H5NH COCH3 बचेगा, आप चाहे आगे लिख लेना। ठीक है, क्या बचा C2H5NH COCH3 यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर HCl, आपको इधर लिख देते हैं HCl निकल गया यहाँ पर HCl। इसका नाम क्या बताइए, आप लिख लेना, क्या है N-एस्टिल एथिलेमीन। क्या है यहाँ पर N-एस्टिल एथिलेमीन है इसका नाम, क्या लिख लेना N-एस्टिल एथिलेमीन यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पर फार्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सभी इंपोर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है, फार्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है। तो फार्मिक अम्ल लेड कार्बोनेट, तो लेड कार्बोनेट का जरा फार्मूला, भले फार्मिक अम्ल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है HCOOH होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पर दो अणु ले लेते हैं यहाँ पर। अब लेड कार्बोनेट का फार्मूला बताना PbCO3, PB लेड कार्बोनेट होता है। क्या होता है, लेड कार्बोनेट। इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाता है, लेड फॉर्मेट बन जाता है। देखिए लेड फॉर्मेट बन जाता है, COO का होल टू बन जाता है, यहाँ पर PB बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है कि नहीं। और क्या बन जाता है, यहाँ पर CO2 बन जाता है, CO2 बन जाता है, और प्लस का क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसको ध्यान रख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास होगा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसी में से आपकी बहुत रिएक्शन फंसेंगी। ठीक है, भले एक दो ना फंसे, लेकिन 5 आएंगे, 5 में 3-4 तो फंसी जाएंगी इसमें। ठीक है, अब देखिए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो किस टाइप से, वेरी सिंपल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रक्चर में बना दीजिए यहाँ पर, स्ट्रक्चर इस टाइप से,
ये क्या होता है हमारे पास बेंजीन का फार्मूला होता है। नाइट्रोबेंजीन पता नहीं है, नाइट्रोबेंजीन के लिए हम नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रो मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए, नाइट्रिक अम्ल यानी कि इसको हम लिख सकते हैं OHNO2 लिख सकते हैं, OHNO2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। देखिए यहाँ पर एच होगा, एक यहाँ पर एच होगा, हर जगह बेंजीन पर एच होता है, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा, तो यहाँ पर एच होगा। देखिए तो यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर इस पर यहाँ से एच निकाल कर एक एच यहाँ पर निकाल लीजिए, निकाल दिया हमने एच, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 लगा दीजिए बेंजीन, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 लगा, सही से बना लेना बेंजीन, NO2 प्लस एच यहाँ से निकाला तो इसमें जोड़ दीजिए, H2 हो जाएगा, बस बन गए नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। फिर देखिए बेंजीन से एसीटोफेनॉल बनाना है, कैसे प्राप्त करो है, ठीक है, लिख लेना आप बेंजीन से एसीटोफेनॉल। तो बेंजीन से एसीटोफेनॉल बनाने के लिए एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा लीजिए, या आप एसिटिक अम्ल से क्रिया करा, एसिटिक अम्ल एसीटोफेनॉल मतलब एसिटिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए, या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। तो बेंजीन का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, बेंजीन का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे आप एसिटिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए CH3COH यहाँ पर, चाहे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा, तब भी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए। या यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे सिंपल तरीके से होता है, तो ये एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे करा दीजिए, तब भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए COCH3 बन जाएगा, यहाँ पर एसीटोफेनॉल का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पर। देखिए CO यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर भी H होगा, 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 लिखना मत, आपको बता रहे हैं समझाने के लिए यहाँ पर। तो H यहाँ से हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर COCH3 लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए COCH3, ये क्या है हमारे पास एसिटोफेनॉल, तो यहाँ पर से ये H निकाला, यहाँ पर देखिए इतना हमारे पास चला गया, तो क्या बचा OH बचा, इसमें एक जोड़ दिया, क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, बस हो गई कम, एसिटोफेनॉल नाम लिखते रहना, ठीक है। बेंजीन से टोलिन बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, बेंजीन से टोलिन। तो बेंजीन का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, बेंजीन का फार्मूला लिख लीजिए, ये क्या होता है बेंजीन, टोलिन बना लीजिए। टोलिन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टोलिन यानी कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया करा दीजिए, CH3Cl, तो यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर H, एक H यहाँ से निकाल दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, CH3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा टोलिन, CH3 यहाँ पर, अब ये यहाँ से H निकला तो ये Cl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास टोलिन बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 अणु ले लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई क्षार ले लीजिए, मान लीजिए क्षार ले लिया यहाँ पर COH का उल्टा, कोई क्षार ले सकते हैं आप, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर देखिए 2H2 यहाँ से निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2H2 है, यहाँ पर 2H2 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर। CH3 जब भी किसी अम्ल की क्रिया ज़्यादातर कराते हैं तो क्या बनता है, कोई फार्मेट बनता है यहाँ पर, कैल्शियम एसिटेट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बनाता है यानी फार्मेट, तो कैल्शियम फार्मेट बनाता है यहाँ पर, क्या बन जाएगा कैल्शियम यानी कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादातर एसिटेट बनता है कोई, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल टॉज हो जाएगा यहाँ पर, Ca हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, तो CaCO3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, COCH3 निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एस्टोन बन जाएगा यहाँ पर, CH3COCH3 बन जाएगा, क्या हमारे पास एस्टोन है यहाँ पर, बन गया एस्टोन, ठीक है। फिर देखिए एसिटिक अम्ल से एथिल एस्टेट बनाना है, एसिटिक अम्ल से एथिल एस्टेट बनाना है यहाँ पर, ठीक है, एथिल एस्टेट वेरी सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, देखिए अभी बना रहे हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भाई, होता है CH3COOH, ये क्या होता है हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है, तो हमें बनाना है एथिल एस्टेट। तो एथिल एस्टेट के लिए फार्मूला भाई अभी कराया था क्वेश्चन अभी पीछे, पहली रिएक्शन यहाँ होता है क्या होता है मैं कराया था, समझ लिए, वही रिएक्शन आ गई यहाँ पर CH3COOH यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करा देंगे C2, यहाँ पर OH इधर लिख लीजिए, यहाँ पर C2H5 से क्रिया, यानी कि एथिल अल्कोहल से क्रिया, समझ लिए, एथिल अल्कोहल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बचा हमारे पास CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा यहाँ पर, H2 निकल गया यहाँ पर। कितनी सिंपल रिएक्शन है, कठिन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए एस्टिल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, क्लोरल बनाना है। अब देखिए रिएक्शन एस्टिल्डिहाइड से क्लोरल, तो एस्टिल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है, CH होता है, ठीक है, प्लस का 3Cl2 ले लीजिए, यहाँ पर 3Cl2 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 3Cl2, ठीक है, एच न्यू कर दीजिए यहाँ पर, एच न्यू से क्रिया, तो क्या बन जाएगा CCl3 बन जाएगा यहाँ पर, CCl3 CHO बन जाएगा यहाँ पर, सही से लिख लीजिए यहाँ पर CCl3 CHO, प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर 3HCl बन जाएगा, 3HCl, ठीक है, क्लोरल बन गया यहाँ पर। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, और नेमिंग रिएक्शन हमको इस टाइप से देंगे, ठीक है, 6 से 7 की 100% इसी में से फंस जाएंगी, ठीक है। रीमन टेमिनल क्रिया आपकी 100% फंस जाएगी इसी में से। रीमन टेमिनल क्रिया देखिए क्या होती है, क्लोरोफार्म को फिनाल किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH या NOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है,
ठीक है। इस अभिक्रिया को रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब क्लोरोफॉर्म की फिनाल से फिनाल तथा कास्टिक क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान में तो फिक्स होता बनना, इसको प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया ये क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही लिखी हुई है, नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगी यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 100% आने वाली दे रहे हैं रिएक्शन आपको। ठीक है, इसी में से फंस जाएंगे आपकी। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। आप एक से यहाँ पर C2H5 ले लेंगे, एक से यहाँ पर Br ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, R की यहाँ पर C2H5 ले लेंगे, बाकी सब Ag, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर C2H5 लिख देंगे, जहाँ जहाँ X है वहाँ Br लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख दिया, वही रिएक्शन हो गई यहाँ पर। क्या है, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये फंस जाएगी 100%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये 100% फंस सकती है। कोलवे अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक एमीन बनते हैं और यह अभिक्रिया कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को ये क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है। RNH2 क्या होती है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 एल्किल आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, 3 आ जाए यार तो क्या हो जाए, तृतीयक एमीन हो जाता है। प्राथमिक एमीन बनती है, इनटू गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है CO2 गैस भी। तो इसी को कहते हैं कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। R की जहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर CH3 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेथिलेमीन हो जाएगी यहाँ पर। C2H5 ले सकते हैं, एथिलेमीन हो जाएगी यहाँ आपकी। ठीक है, इस टाइप से आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनती, प्राथमिक एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसको भी। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं और यह अभिक्रिया कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। लिख लीजिए इसको भी। अब देखिए ये 100% यह सकती केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, इसी में से फंस जाएंगे आप। करते हैं तो एल्कोहल तथा एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर अल्फा विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एक एल्कोहल या बसील लवण बनता है। यहाँ पर क्या होता है, बसील लवण होता है, क्या होता है हमारे पास, एल्कोहल होता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को 50% NaOH सांद्र 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल एक बसील लवण बनता है, ये होता है बसील लवण, इसलिए अभिक्रिया कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब लिख लीजिए एल्डोल संघनन, 100% आएगा एल्डोल संघनन। ये क्रेस एल्डोल संघनन आ जाए, एल्डोल संघनन 100% छपा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एक सामान्य असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो लिखाई थी रिएक्शन एल्डोल बनाने की विधि, अभी बताया था पीछे, उसको भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी रिएक्शन इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहे एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर ये वाला CH3CHO उसी टाइप से बताया था, उसी समझ लीजिए, वही लिखा हुआ है एग्जाम्पल, वही आप लिख देना यहाँ पर। CH3CHO यहाँ पर एल्डिहाइड में। ठीक है, देखिए यहाँ से CH3CCHO यहाँ से एक निकालेंगे, यहाँ पर OH यहाँ पर H निकालेंगे, इसमें चिपका दीजिए। हमने बताया था ऑक्सीजन OH हमेशा एक साथ आते हैं, बाकी सब H यहाँ पर। एल्डिहाइड में अगर कीटोन में लिखना चाहते हैं, कीटोन में उसमें कीटोन में लिखिए एल्डोल, तो इसको भी लिख देना। 2 तरीके से पूछा जाता है, CH3CO CH3 यहाँ पर CH3CH3। देखिए यहाँ पर वही CH3 एक इधर लगाया, CH3 इधर लगाया, एक H यहाँ से निकाला, OH इसमें चिपका दिया, बाकी सब H लिख दिया यहाँ पर वही। ठीक है, एल्डोल संघनन हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, उसमें से इन दो में से 100% एक फंसेगा। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, देखिए क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर देख लेना किस टाइप से लिखे हुए हैं, हमने सबसे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए ये क्या हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या हमारे पास एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए ये O है, यहाँ पर क्या है, O है, इसको ऊपर लगा दीजिए तो यहाँ पर COH, फिर क्या बचा यहाँ पर CH2। ठीक है, CH2 बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर CH2, तो CH2 एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर CH2 चिपक जाएगा, बाकी सब AT, यहाँ से यहाँ तक बाकी सब AT लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, 1-2 बार प्रैक्टिस करना आपका हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल संघनन भी एक रिएक्शन और लिख लीजिए यहाँ पर। सेंट डाइमाइल अभिक्रिया आपकी 100% आ सकती है। सेंट डाइमाइल अभिक्रिया देखिए
जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को Cu2Cl2HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजोसमी N2Cl द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को Cu2Cl2HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजोसमी N2Cl द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। देखिए हमारे पास बेंजीन डायोजोनियम लवण है, ठीक है, HBr यहाँ पर Cu2Cl2 की बस्ती में क्या करेंगे हम यहाँ पर HBr COCl2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बनती है या ब्रोमो बेंजीन बनती है, लिख देते हैं, या Br द्वारा या डायोजो समूह Br द्वारा विस्थापित हो जाता है तो N2Cl बन जाता है, या इसे बोल सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस टाइप से हमारी रिएक्शन होगी। इसी में से आपका 100% यहाँ पर 50% तो पेपर फंस ही जाएगा, 100%। हमें लग रहा कि सब ना फंस जाए पेपर, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ट्रिकी पेपर आ गया तो 50% फंसेगा। अगर सिंपल पेपर बना तो 100% यहाँ पर आपका पेपर 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे यहाँ, लेकिन सब फंस जाएंगे इसी में से, ठीक है। सब इसी में से रिएक्शन फंस जाएंगे, ध्यान रखना। इनको अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एक कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना जिससे कि एग्जाम टाइम आप याद कर सकें, क्या कर सकते हैं, याद कर सकें यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ लेना सब सुबह, जैसे कि आपको याद हो जाए। प्रैक्टिस, रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, रिएक्शन की प्रैक्टिस। बस आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है।